हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की एग्ज़ाम की जो तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी होगी, क्योंकि जनवरी में स्टार्टिंग में ही जो आपका एग्ज़ाम है वो शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो आपके लिए कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आ रही हूँ, जिसकी आज पहली मैराथन क्लास होने वाली है। प्रीवियस ईयर में सीडीपी के मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आए हैं, तो उनको मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपके सामने लाने की मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, बिफोर योर एग्ज़ाम, जिससे देखो आपने तैयारी तो ऑलमोस्ट अपनी कर ली होगी। इससे क्या होगा, आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह से किस लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टाइप के पूछे जाते हैं। सेकेंडली, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर से इन्फ्लुएंस होकर या डायरेक्टली भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली आज जो सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं, सीडीपी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। 2 पेपर तो फॉर श्योर डिस्कस करेंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन। ठीक है, और अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है तो 3 पेपर्स को सीडीपी के आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सीडीपी एंड पेडागोजी की जो 30 क्वेश्चंस आते हैं, और ये पेपर 1 में भी आती है, पेपर 2 में भी आती है। तो 2 पेपर तो फॉर श्योर हम डिस्कस करेंगे। बाकी टाइम अगर ज़्यादा नहीं रहा, वीडियो का ज़्यादा लंबी नहीं हुई, तो टोटल हम 3 पेपर्स को डिस्कस करेंगे, सीडीपी एंड पेडागोजी की। क्लियर हो गई इतनी बात। 2018 से के पेपर से मैं शुरू कर रही हूँ। इसके बाद 2019 में 2 जुलाई और दिसंबर में 2 पेपर हुए थे, उनको डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, तो ये होगी सेशन की बात। बाकी हमारे चैनल पर अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो ये चैनल टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए है और सारी ऑथेंटिक अपडेट्स पे आपको दी जाती हैं। चैनल को आप विज़िट करके देख सकते हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में जान सकते हैं। कितने सब्सक्राइबर्स हैं ये कभी मेरे लिए मैटर नहीं किया, लेकिन हाँ, आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर की है हमेशा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमेशा कंटेंट आपको अच्छा ही दिया है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये पूरा वीडियो आराम से देखिए और चैनल के साथ बने रहिए, बिकॉज़ मैं आपको एक ये सीडीपी का सेशन आ जाएगा, हो सकता है इसके बाद 1-2 मैराथन क्लास और सब्जेक्ट्स की भी प्रोवाइड कराऊं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे अगर इसके बाद, अब ये वीडियो तो आप देख रहे हो, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होती है समाप्त। ठीक है, अब बात इधर उधर की कोई भी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर का डिस्कशन होगा। सेकंड, देखो ये क्योंकि पहला वीडियो है मैराथन का फॉर सीटेट, इसलिए मैं थोड़ी जानकारी आपको शुरू में दे दी है इस चैनल के बारे में। अब 2018 का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आपके सामने सीडीपी और पेडागोजी का पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। मैं क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ूंगी, आप चाहो तो ऑफ कोर्स आपके सामने इंग्लिश भी है, उसमें भी पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छा, सीटेट एग्ज़ाम के लिए आपको लास्ट डेज में क्या करना चाहिए या कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है। अगस्त में जो सीटेट हुआ था उसके लिए बनाई थी। ठीक है, पॉसिबली मैं वही वीडियो का लिंक कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, वही स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है सीटेट के पेपर के लिए, कैसे आप मैक्सिमम स्कोर उसमें कर सकते हो। ठीक हो गई बात। अच्छा, बाकी सीटेट के जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें जो मैंने आपको वीडियोस दी हैं या डेटा या कंटेंट दिया है, उसकी जो पीडीएफ वगैरह है वो डायरेक्टली मैं अपने टेलीग्राम पर ही शेयर कर रही हूँ, वहाँ से पढ़ लेना। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के। सारी चीज़ें वीडियो में नहीं दे पाऊँगी, तो आपको क्या कर दिया मैंने, पीडीएफ डाल दी है अपने टेलीग्राम पर, वहाँ से आप उसको ले सकते हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इनमें से सही या सबसे उपयुक्त जो विकल्प है वो चुनना है, राइट चुनना है। ठीक, पहला सवाल है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चारों ऑप्शंस अगर मैं पढ़ूंगी तो इट विल टेक मोर टाइम, इसलिए मैं डायरेक्टली जाऊंगी सही आंसर पर। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो जो पहला कथन है वही सही उत्तर होगा। कहता है कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और
अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। इसका मतलब जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो कुछ पहलू आनुवांशिकता हेरिडिटी से प्रभावित होते हैं और पर्यावरण से भी कुछ पहलू प्रभावित होते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता? अब पता है एग्जाम्स में क्या होता है, हाल ही में EMRS का एग्ज़ाम भी हुआ है, उसमें मोस्टली ऑप्शंस नॉट के पूछे गए हैं, नहीं हो सकता, और कई बार आप इस नहीं को इग्नोर भी कर देते हो। ले तो क्वेश्चन देखो, कोई भी पेपर आप सॉल्व कर रहे हो 50% सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन से ही मिल जाता है अगर आप क्वेश्चन को सही पढ़ते हो। तो ये मैं आपसे ज़ोर देकर बात बोल रही हूँ कि कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं शब्द इग्नोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता है, तो सेकंड का थर्ड ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये पियाजे का स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बाकी जो 3 स्टेटमेंट हैं वो पियाजे के हैं, बिल्कुल है, और मैं आपको ये पढ़कर भी बताऊंगी। देखो, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस, ये पियाजे का स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है। पियाजे ने और क्या कहा है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, पियाजे का स्टेटमेंट। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और यूज़ करते हैं, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये तीनों बात पियाजे ने बोली है, लेकिन थर्ड ऑप्शन उसमें नहीं आएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? नहीं पूछा है, पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, तो थर्ड का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट। ये पूर्व संक्रियात्मक विचार की लिमिटेशन नहीं है। क्या प्रतीकात्मक विचार का विकास है ना, सिंबॉलिक थॉट का डेवलपमेंट आप में होने लगे, ये पूर्व संक्रियात्मक विचार की लिमिटेशन नहीं है। तो लिमिटेशन क्या है, ठीक है, सीमा क्या है पूर्व संक्रियात्मक विचार की? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, अहमान्यता जिसको ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं, और इरिवर्सिबिलिटी यानी कि अनुत्क्रमणीयता। तो ये भी साथ साथ समझते चलना कि पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमाएं क्या क्या हैं, लिमिटेशन क्या क्या हैं? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, अहमान्यता, अनुत्क्रमणीयता, और क्या नहीं है? प्रतीकात्मक विचार का विकास, सिंबॉलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके अलावा, यानी कि इनमें से 3 तो ऐसे हैं जो कि बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक नहीं है, किसके अलावा? तो फोर्थ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ठीक है। ये समय बिताने का सुखद तरीका तो है, लेकिन डेवलपमेंट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो किसका कनेक्शन है? वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। बच्चे उनकी इंद्रियों को ये उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ठीक है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, सारी इसकी चीज़ आता है। तो बस इसके अलावा युवा बच्चों के विकास में ये तीनों स्टेटमेंट भूमिका निभाते हैं, 3 को छोड़कर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करेगा? बच्चों को क्रिटिकली सोचने के लिए मजबूर करेगा, इनमें से कौन सा क्वेश्चन? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं कि सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीक़ों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो सीधा सीधा जवाब है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का सॉल्यूशन बोलें कि इसको अलग अलग तरीके से करके बताओ, दैट कम्स अंडर क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जब एक चीज़ को आप कई पहलुओं से देखो, दैट कम्स अंडर क्रिटिकल थिंकिंग। गंभीर रूप से सोचना उसको बोला जाता है, ठीक है। तो फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जहाँ पर टाइम देना है बिल्कुल देंगे, आपको समझाएंगे भी, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर टाइम नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कौन सा इनमें से सबसे सही ऑप्शन होगा उससे रिलेटेड? तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपके सामने है वो इसका प्रगतिशील शिक्षा का उदाहरण सबसे अच्छा है। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ये एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन में आएगा। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग,
प्रोजेक्ट मेथड भी प्रगतिशील शिक्षा में आता है, और कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोग से साथ में सीखना। तो ये तीनों बिंदुओं को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। प्रगतिशील शिक्षा से 2 क्वेश्चन एक साथ आ गए हैं। क्वेश्चन अब क्या है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, शिक्षा खुद में ही जीवन है। ठीक है, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। तो वो जो है स्टेटमेंट वो कौन सा बताता है, ऑप्शन नंबर 3, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ठीक है, स्कूल की शिक्षा में हमारे समाज का और जो एक नेचर है उसका क्या दिखे, प्रतिबिंब दिखे, उसका रिफ्लेक्शन दिखे। तो शिक्षा स्वयं में ही जीवन है, इस सेंटेंस को ये बताता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में किसे माना जा सकता है सही। ठीक है, तो 8th का आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। ठीक, कोहलबर्ग ने संज्ञानात्मक परिपक्वता यानी कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड नैतिक परिपक्वता मॉरल मैच्योरिटी, इनके बीच में सहयोग को समर्थन किसने दिया है, कोहलबर्ग ने। ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या संदर्भित करता है। देखो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र आप शायद ना समझो, लेकिन ZPD ज़रूर समझोगे अगर आपने थोड़ा बहुत CDP पढ़ा है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब है, ये किस बात को संदर्भित करता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो 9 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं ही करते हैं। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र में क्या कंडीशन आती है, बच्चा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, लगभग 90% वो खुद सॉल्व कर रहा है, लेकिन बस हल्का सा 10% आइडिया वो किसी की हेल्प से ले रहा है। यहाँ लिखा है ना कि लगभग वो स्वयं ही कर रहा है किसी के सहयोग से, लेकिन लगभग ज़्यादा जो उसमें पार्ट है वो उसी का है जो उसने सॉल्व किया है उस चीज़ को, वो आता है ZPD में। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, एक उभयलिंगी व्यक्ति एंड्रोजिनस पर्सनैलिटी के क्या गुण होते हैं, क्या है इनमें से। उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है, तो उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। मर्दाना गुण भी होते हैं, मैस्कुलिन भी होता है, फेमिनिन ट्रेट्स, ये दोनों उसमें होते हैं। उभयलिंगी व्यक्तित्व उसको कहते हैं। आगे क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ट्यूशन को छोड़कर इन सभी से बच्चे लिंग की भूमिका ग्रहण करते हैं। मीडिया से भी, समाजीकरण से भी और संस्कृति से भी बच्चे लिंग की भूमिका ग्रहण करते हैं, ट्यूशन से नहीं करते। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह भी है कि, तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक ये है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। स्टैंडर्ड, हम कहते हैं ना किसी चीज़ का स्टैंडर्ड सेट कर लिया है तो उसको उसी चीज़ से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो मानकीकृत जो परीक्षण होते हैं, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, उनमें क्या होता है कि एक चीज़, एक थॉट मान ली जाती है, उसी का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं पक्षपाती हो जाता है। क्लियर, 12 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आ जाते हैं 13 पर। 13 आपसे कहता है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, एकाधिक है ना, एक से ज़्यादा, या मल्टीपल इंटेलिजेंस बुद्धिमानी। तो 13 का सेकंड ऑप्शन सही उत्तर होगा। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब है एक में कई सारी बुद्धि नहीं, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, उसका मतलब है मल्टीपल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, कैसे। एक तो होता है सीखने के लिए मूल्यांकन करना, और फिर जब सीख लिया है उसका मूल्यांकन करना। तो शिक्षक उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, ठीक है।
फर्स्ट ऑप्शन पढ़िएगा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ठीक है, जो उन्हें क्या क्या सिखाना है उसके लिए मूल्यांकन, और क्या सिखाया है उसका मूल्यांकन, दोनों का उपयोग कर सकते हैं बच्चों की जो प्रोग्रेस है और जो उनके अचीवमेंट लेवल है उसको जानने के लिए। क्लियर है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में आपने सुना होगा, उससे संबंधित नहीं है। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर 4, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से संबंधित नहीं है। इसका मतलब बाकी 3 संबंधित हैं? बिल्कुल हैं। तो पढ़ लेते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अधिगम इम्पॉर्टेंट अंग है, अभिन्न अंग है। ये विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे 16 क्वेश्चन पर। बच्चों में प्रतिभाशालिता किसके कारण हो सकती है? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। ठीक है, जब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच इंटरप्ले होगा, अंतःक्रिया होगी, तो बच्चों में प्रतिभाशालिता उसके कारण हो सकती है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता होती है जो कैसा हो? जो कि सामाजिक रूप से वंचित और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्हें कैसा माहौल चाहिए होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 पढ़िएगा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। क्या ज़रूरत है? उनको जो अपनी संस्कृति और भाषा के द्वारा नॉलेज है उसी का यूज़ करके उनको सिखाया जाए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप किस पर निर्भर करता है? जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए इंटरवेंशन करना किस पर निर्भर करता है? तो 18 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। शिक्षक उनको कैसे प्रेरित कर रहा है, कैसे डायरेक्ट कर रहा है, उसके तरीकों पर वो हस्तक्षेप निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? जो बच्चे क्या हैं, हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन हैं, जो हाइपर एक्टिव हैं, बहुत संवेदनशील हैं, उनको सीखने में मदद के लिए इनमें से आप क्या नहीं करोगे? ठीक है, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अब देखो, यहाँ से आप एक बात सीखो, आप बच्चे को फटकार कभी भी नहीं लगा सकते, उसको समझा सकते हो, बता सकते हो, किसी भी सिचुएशन में आप फटकार लगा ही नहीं सकते हो। तो अगर इसका आंसर आपको नहीं भी पता है तो भी आप लगा सकते हो। तो कई बार हमें आंसर ऐसे ही मिल जाता है कि जब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं हमें लगता है यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी हो सकता, हाँ ये हो सकता है, लगा देते हैं। अच्छा, इसमें हमें कैसे आंसर मिलेगा? यार नहीं, बच्चों को हम फटकार नहीं लगा सकते, तो यही आंसर होगा इसका। समझ आई बात? तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो क्या हैं? जिनकी अलग अलग सोच होती है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, वो बच्चे होते हैं क्रिएटिव, सृजनात्मक। अभी बताया ना कि एक पहलू को लेकर उनके अलग अलग विचार हैं कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वो क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं। क्रिएटिविटी से भी 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। अगला सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? देखो, नहीं वाले कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना? तो संभाल कर आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, अटेम्प्ट करना है। कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? तो 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। कैसे प्रश्न पूछना? अभिसरण उत्तरों वाले, कन्वर्जेंट आंसर्स। ठीक है, तो समस्या हल को प्रोत्साहित नहीं करेगा अगर आप अभिसरण कन्वर्जेंट वाले सवाल पूछोगे। तो क्या करेगा? समस्या हल करने के तरीके का वर्णन
किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार बताओ, चर्चा करो। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहें कि गलती हुई है तो एक्सेप्ट करें और उसमें सुधार करें। सोच विचार परीक्षण, विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करें, सब होंगे। लेकिन अभिसरण वाले प्रश्न अगर आप पूछ रहे हो, इसका मतलब अभिसरण क्या होता है, कन्वर्जेंट क्या होता है। दो तरह की थिंकिंग होती है, कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। अभिसरण और शायद दूसरा अपसरण होता है, ठीक है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब है कुछ सीधे सीधे पूछ लिया, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लिए, एक क्वेश्चन है 4 ऑप्शन है, सीधा सीधा पूछ लिया, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आप उसमें नहीं सीख पाओगे। कब सीखोगे, जब आपको बोला जाए कि आपको कहीं ट्रिप पे ले जाया जा रहा है, आप ट्रिप घूम कर आए हो, ट्रिप के बारे में आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या देखा, लिखो। तो वो अलग अलग सोच कर लिखेगा, अपने माइंड का यूज़ करेगा, थिंकिंग का यूज़ करेगा, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। कई सारे पहलुओं को जब आप इंक्लूड करते हो और जब आप सीधा सीधा प्रश्न कर रहे हो, वो आपका कन्वर्जेंट में आ जाता है। आई होप ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पे आपको क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, कौन सा एक इमोशन है। कई बार आप हिंदी के कोई वर्ड नहीं समझ पाते, कई बार इंग्लिश के नहीं समझ पाते, लेकिन हेल्प ले सकते हो, पेपर दोनों लैंग्वेजेस में होता है। मान लो किसी बच्चे को संवेग का मतलब नहीं पता, संवेग क्या, इमोशन। अब इमोशन का मतलब तो सबको पता है, तो जो डर होता है ना, फियर, इन सब में से कौन सा एक इमोशन है, तो डर इनमें से इमोशन है। स्मृति, ध्यान, उत्तेजना कोई इमोशन नहीं है, डर जो है, फियर एक इमोशन में आता है। अगले क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है। बच्चे को क्या लगता है कि कोई दूध बूथ है, ठीक है, कोई मिल्क बूथ है, वहाँ से दूध का उत्पादन हो रहा है, उसको ये लगता है। तो उस बच्चे की कैसी समझ है, उस बच्चे को क्या लगता है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, जिसको हम डेयरी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। उसने देखा, उसको दूध बूथ समझा कि वहाँ से दूध उत्पादित भी वहीं होता है, उसको ये लगा, ठीक है। इसका आंसर ही हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। एक टीचर के रोल का सबसे अच्छा वर्णन इनमें से कौन सा ऑप्शन कर रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको टाइम लगता है, क्योंकि आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने होते हैं। तो पेपर की स्पीड आपकी कब बनेगी, तब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। तो क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, वरना पेपर में आप पीछे रह जाओगे, क्वेश्चंस छूट जाएंगे, ठीक है। तो 24 का 4 फोर्थ ऑप्शन जो है सही जवाब है। आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से, आराम इन द सेंस स्पेस क्रिएट करना, ये लेटने वाला आराम नहीं है, सोने वाला। शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छी तब होगी तब बच्चों को आप स्पेस दोगे अपने क्वेश्चंस को पूछने के लिए, ठीक है, अपने पॉइंट्स रखने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। क्लियर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। तो कैसी कक्षा प्रोत्साहित करेगी समृद्ध शिक्षा को। 25 का 2 ऑप्शन सही जवाब होगा। वो कक्षा जिसमें खुली गतिविधि, कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली शेल्फ में रखे हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सके, समृद्ध शिक्षा होगी, ठीक है। समृद्ध शिक्षा होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही जवाब है। इंग्लिश में भी देख लेना, रिच लर्निंग किसको कहा जाता है, समृद्ध शिक्षा किसको कहा जाएगा, कैसे आप उसको इनकरेज करोगे। अ क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर्स एंड अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन ओपन शेल्व्स एक्सेसिबल एनी टाइम, उसको एक समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहन कहा जाएगा अगर ऐसा क्लासरूम होगा। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनका क्लास में जो रोल होता है वो सबसे अच्छा इनमें से कौन सा ऑप्शन बता रहा है। तो 26 का पहला ऑप्शन सही जवाब होगा। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। दे आर बुक्स आर द रिसोर्स एंड रेफरेंस मटीरियल अवेलेबल इन द क्लास। क्लियर हो गया 26 का फर्स्ट ऑप्शन। आगे आते हैं फिर 27। NCF 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है। ह्यूमनिज्म से, बिहेवियरिज्म से, कंस्ट्रक्टिविज्म से या कॉग्निटिव थियोरीज से। तो NCF 2005 ने अपनी जो समझ है वो कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद से प्राप्त की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
27 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ को रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म से प्राप्त किया है या प्रेरित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि बच्चे क्या हैं, मोटिवेटेड हैं। ये समझा जा सकता है कब? 28 का फोर्थ ऑप्शन पढ़िए क्या कहता है। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए जब प्रश्न पूछते हैं, इसका मतलब स्टूडेंट्स मोटिवेटेड हैं। अगर वो प्रश्न पूछने का जो साहस है ना, एक कदम है वो उठा रहे हैं, इसका मतलब बच्चे कक्षा में प्रेरित हैं। अगला सवाल 29, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है? बच्चे की लर्निंग में आपको सुधार करना है तो 29 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, सही उत्तर हो जाएगा। और 2018 वाले सीडीपी के पेपर का लास्ट सवाल आपके सामने है 30th। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? डिसिप्लिन किस तरह से हमारी हेल्प करता है? तो 30 का सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए जो डिसिप्लिन है वो बच्चा अधिगम वातावरण में कैसे इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन, वो अपनी जो एजुकेशन है उसको रेगुलेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं अगर वो डिसिप्लिन्ड होते हैं तो। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो अब एक पेपर तो हमारा ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। 25 मिनट में हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और स्टार्टिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस कर ली है। तो सीडीपी के मैं आपको 2 से 3 पेपर आज की वीडियो में जो है प्रैक्टिस करा दूंगी जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब हम 2019 के पेपर पर चलेंगे, उसके सीडीपी के और पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कि क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैं आशा आपसे करूँगी कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए अब चलते हैं 2019 के पेपर पर। चलिए अब जुलाई 2018 का पेपर सीडीपी एंड पेडागोजी का हमारे सामने खुल चुका है। अब हम इसको शुरू करते हैं और फटाफट से इसके 30 प्रश्नों को भी समाप्त करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? इन निम्नलिखित में, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे जो आपको ऑप्शंस दिए हैं इनमें से जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो किसकी वकालत करता है? तो फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, समावेशी शिक्षा की वकालत करता है जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 वो समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। अगले क्वेश्चन नंबर पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है डैश ये है विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। किसके अंतर्गत, कौन सी विचारधारा के अंतर्गत ये बात आती है? तो सेकंड का फोर्थ ऑप्शन सही होगा, समावेशी शिक्षा। अब देखो समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी तरह के बच्चे जहाँ पर एक साथ पढ़ते हैं उनमें भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है, वो होती है समावेशी शिक्षा। ठीक है, और इसमें आपको इसी विचारधारा में सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता है। ये आपको समझ लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक को चाहिए कि वो इनमें से क्या करे? थर्ड का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एक शिक्षक को चाहिए कि वो ये संप्रेषित करे, कम्युनिकेट करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है और महत्व देता है। आप ये नहीं शो करेंगे एज अ टीचर कि आप इस कास्ट को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं या वो इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसकी तरफ झुकाव आपका ज़्यादा है, ऐसा फील नहीं होने देना है आपको। एज अ टीचर और एज अ ह्यूमन बीइंग भी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, तो बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, इजी सा सवाल है, फोर्थ ऑप्शन देखिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? सार्थक अधिगम यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग, है ना, तो इनमें से किसके द्वारा घटित नहीं होगी? तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जहाँ पर आप रोट लर्निंग देख लो ना, मेमोराइजेशन, वो ऑप्शन
पॉजिटिव में पूछा है, मतलब अगर पॉजिटिव पूछा है कि क्या नहीं होना चाहिए पूछा है, तो रोट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव आप समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है, पुनरावृत्ति, अभ्यास, निर्देश, अन्वेषण, लेकिन जहाँ कंठस्थीकरण आ जाए ना, मेमोराइजेशन या रोट लर्निंग, वो एक नेगेटिव ऑप्शन होता है, उसको आप मार्क करोगे। क्लियर है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में आपको मैच करना है, ठीक है। स्तंभ क में बच्चों को स्तंभ ख में प्राथमिक विशेषताओं से मिलाना है कि प्रतिभाशाली बच्चे में क्या विशेषता होती है, अधिगम अशक्तता, अगर किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी है उसमें क्या उसका जो है स्वभाव होता है, या सृजनात्मक क्रिएटिव में क्या होता है, इस तरह से। तो 7th का सही ऑप्शन हम देख लेते हैं। फर्स्ट ही ऑप्शन इसका सही है। फर्स्ट का होगा डी। प्रतिभाशाली जो होते हैं शीघ्रता से और स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं। अधिगम अशक्तता यानी कि लर्निंग डिसेबल जो होते हैं, धारा प्रवाह पढ़ने में उनकी कमी होती है, रीडिंग फ्लुएंसी में कमी होती है। क्रिएटिव जो सृजनात्मक होते हैं वो मूल समाधानों के बारे में सोच सकते हैं, और अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम में आसानी से विचलित होने की आदत होती है। तो चारों क्वालिटीज़, ठीक है, जो भी हैं ये चारों पॉइंट्स, इनमें क्या होता है वो आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके एक बार, और फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब होगा 7th का। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों की जो गलतियां हैं उनके बारे में क्या करना चाहिए, या वो क्या शो करती हैं। तो जो बच्चों की गलतियां होती हैं वो अधिगम का एक पार्ट होती हैं, और उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, ठीक है, कि उन्हें किस तरह से चेंजेस लाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 असेसमेंट के बारे में है, मूल्यांकन को, ठीक है। तो 9th का फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा सही उत्तर है। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए। क्लियर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है, ठीक है। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत अधिगम जो है एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, एक्टिव एंड सोशल। अधिगम लर्निंग एक सोशल प्रोसेस भी है, एक्टिव रहने के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी कैसे होते हैं ये आपको बताना है। तो 11 का 4th ऑप्शन देखिएगा सही आंसर होगा। जब शिक्षक को विद्यार्थी की योग्यता पर विश्वास होता है, पॉजिटिव वाइब वो बच्चे को देता है, तब सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं बच्चे। क्लियर हो गई बात। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित कर सकती है। समस्या का समाधान करने के लिए आप कैसे बच्चों को मोटिवेट करोगे, ठीक है, एनकरेज करोगे। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगवाएं आप, और बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित उनको करें, ठीक है। 12 का यहाँ पर जो 3rd ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। पाठ्यपुस्तक के एक प्रकार के प्रश्नों को बार बार अभ्यास करें। पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थ बिल्कुल नहीं करना। पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर नहीं। यहाँ पर जो बेस्ट, देखो बेस्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है, ये आपको सीटेट में गांठ बांध देनी है बात। बेस्ट ऑप्शन, कभी आपको लगे कि चारों ही सही हैं, कभी आपको लग सकता है चारों ही थोड़े बहुत सही हैं वरना गलत हैं, कुछ ज़्यादा मैच नहीं कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ दैट निकालना है, उनमें से जो सबसे सही है। जैसे इसमें कि 3rd ऑप्शन सबसे सही है, तो वो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल और प्रयास, यानी कि खुद की पहल और खुद के प्रयास शामिल होते हैं, वो कौन सी एक्टिविटी होती है। 13 का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। वो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि होती है जिसमें वो खुद की पहल और प्रयास करते हैं विद्यार्थी, लर्नर सेंटर्ड मेथड उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाएगी। फटाफट से पढ़ देती हूँ। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो इसके बारे में ये कौन सी स्थिति कौन सा सिद्धांत दर्शा रही है ये बात, ये आपको बताना है। तो 14 का 4 ऑप्शन जो है वो सही होगा। संज्ञान और संवेग अलग नहीं है।
संज्ञान और संवेग सेम है, कॉग्निशन और इमोशंस आर नॉट सेपरेबल, वो अलग नहीं है, इससे ही पता चलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। तो प्राथमिक समाजीकरण में आता है हमारा परिवार, याद रखिएगा। प्राथमिक समाजीकरण में कौन आता है, फैमिली आती है, परिवार। 15 का फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। व्हाट इज़ द मेजर प्रपोजिशन ऑफ जीन पियाजेस थियरी। तो जीन पियाजे का मेन सिद्धांत क्या है। 16 का आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चों की सोच की जो क्वालिटी होती है वो बड़ों से अलग होती है, ये बात इसमें उन्होंने बोली है। क्वेश्चन नंबर 17, जेंडर क्या है। व्हाट इज जेंडर या लिंग क्या होता है। मनोवैज्ञानिक सत्ता है, सामाजिक संरचना, आर्थिक अवधारणा, जैविक निर्धारक। क्या है जेंडर। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 17 का दूसरा ऑप्शन सही आपका होगा। जेंडर एक सामाजिक संरचना है, ये समाज के द्वारा इसको जो है बाहर लाया जाता है और हर चीज़ को डिफाइन किया जाता है जेंडर पर बेस्ड। ठीक है, तो ये एक सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो विकास के व्यापक आयाम क्या हैं। 18 का फोर्थ ऑप्शन सही जवाब होगा। शारीरिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक और संवेगात्मक। ये कायदे में सही पहचान है विकास के आयामों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अबाउट इंटेलिजेंस कौन सा सही है इन ऑप्शंस में से। तो 19 का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बुद्धि बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। तो 20 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में बच्चों को एक्टिव एक्सप्लोरर माना जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। क्या, सक्रिय अन्वेषक। क्वेश्चन नंबर 21, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम यानी कि लर्निंग क्या है। सामाजिक गतिविधि है, जहाँ समाज को शिक्षा से कनेक्ट, जहाँ पर समाज को अधिगम से जोड़ा जाता है वहाँ आते हैं लेव वाइगोत्स्की। तो अगर आपको नहीं भी आंसर आता है, समाज से संबंधित कुछ सवाल पूछा है और लेव वाइगोत्स्की आपको दिख रहे हैं, तो उन्हीं पे मार्क कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि बताया है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे की विशेषता है। कब की बात चल रही है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, बच्चे की विशेषता कौन सी होगी। तो 22 का थर्ड ऑप्शन लगा दीजिए, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों की थॉट्स में इरिवर्सिबिलिटी होती है, अनुत्क्रमणता होती है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, बच्चों से और उनकी लर्निंग से संदर्भित कौन सा सही है। तो 23 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम हैं। सभी बच्चे सीखने में सक्षम होते हैं, ये आप ध्यान रखना, और स्वाभाविक रूप से प्रेरित भी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम किससे किस तक होता है। तो यहाँ पर आपसे क्रम किसका पूछा है, मोटर डेवलपमेंट का। तो 24 का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर आपका क्या होता है, स्थूल से सूक्ष्म होता है। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस से फाइन जाता है, अपरिष्कृत से परिष्कृत की ओर विकास होता है। क्लियर, आगे आ जाते हैं 25 क्वेश्चन पर। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, जब वयस्कता आने लगती है वो अवधि
है ना। जब वयस्कता की सिर्फ पहल होती है वो अवधि क्या कहलाती है, तो 25 का फोर्थ ऑप्शन किशोरावस्था। 25 का फोर्थ लगा दीजिए, एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। वयस्कता की शुरुआत किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन नंबर 26 आपको कहता है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस तरह से सीखते हैं, तो 26 का लगा लीजिए फोर्थ ऑप्शन। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं। जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं वैसे सीखते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। वर्बल डायलॉग्स जो बच्चे आपस में करते हैं उनको लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। व्यक्तिगत वार्ता, ये आया है क्वेश्चन कई बार। प्राइवेट स्पीच क्या होती है, ठीक है। वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्फ, खुद से बात करते हैं उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना, ये क्या प्रदर्शित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जेंडर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार एग्जाम में आता है। तो 28 का फर्स्ट ऑप्शन मार्क कर लो। इसको बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग या जेंडर रूढ़िवादिता। क्या मतलब है इसका कि इसका मतलब होता है जब आप कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए किसी पर्टिकुलर लिंग को क्या करते हो, टारगेट करते हो। आप कहते हो कि जो लड़कियां हैं, मैं हर बार ये एग्जांपल देती हूँ, लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती हैं, लड़के मैथ्स में अच्छे होते हैं, लड़के आर्ट में इतने अच्छे नहीं होते, लड़कियां होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड जेंडर स्टीरियोटाइप। और बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आपको अपनी सोसाइटी में मिल जाएंगे। तो जैसे खिलौने का मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जब भी आप खुद अपने परिवार में दूर मत जाइए, लड़की को आप क्या ला कर देते हो खिलौनों में, डॉल, सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें, और लड़के को क्या ला के देते हो, गन, बाइक, कार, राइट, समझ रहे हो आप। तो ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप बन गया है जिसको जेंडर रूढ़िवादिता बोला जाता है, ठीक है। तो खिलौने का एग्जाम्पल दिया है मैंने। पहनावे की वस्तु भी हो सकते हैं कि लड़का पहनता है, लड़की पहनती है। कोई प्रोफेशन भी हो सकता है, व्यवसाय, जैसे मोस्टली पीपल बोलते हैं कि गर्ल्स या तो टीचर हो वरना फिर हाउस वाइफ हो, सिंपल बस टीचिंग करे तो ठीक है, बाकी वरना हाउस वाइफ ही हो। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, रूढ़िवादिता है हमारे समाज में, तो इसको ये बोला जाता है। अब ये क्वेश्चन आएगा तो प्लीज़ आप इसको गलत मत करना, और अगर आपकी सोच रूढ़िवादी है तो उसको आप ज़रूर बदलने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 29। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, स्टार्टिंग में एलिमेंट्री क्लासरूम में एक बच्ची है तो जो अपना एक्सपीरियंस पहले से लेकर आई है उसके साथ क्या डील करना चाहिए। तो 29 का थर्ड ऑप्शन पढ़िएगा, उन्हें शामिल करके उनका संचय करना चाहिए, ठीक है। उनको बिल्ड ऑन करना चाहिए, उसी पर बेस मानकर आगे चीज़ें उसको बतानी चाहिए। अब ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। अब कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की कौन सी अवस्था में ये बात कर रहा है, ये आपसे पूछा है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। तो 30th का लगा लीजिए ऑप्शन नंबर 2, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास की बात वो कर रहा है। द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, उसमें इतनी समझ है कि ये करोगे तो ये गलती है और इसकी सज़ा है, और क्या सज़ा है वो भी बात कर रहा है। तो यहाँ पर जुलाई 2019 का CDP एंड पेडागोजी का पेपर होता है समाप्त। अब हम बढ़ेंगे, अभी देख लेते हैं कितना समय हुआ है। तो अभी लगभग 45 मिनट हमको हुए हैं, और अभी लगा लेते हैं एक और पेपर दिसंबर 2019 का, ये जुलाई का था, ठीक है। अब इससे क्या है, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की, है ना, बिफोर एग्ज़ाम। वीडियो जब एंड हो जाए तो कमेंट करके ये बताना, ठीक है, कि जो अगली वीडियो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। अगर आप कुछ डिमांड करोगे तो मैं उस पर ध्यान दे सकती हूँ, है ना, वो वीडियो लेकर आ सकती हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बहुत सारे आपके लिए। अदरवाइज़ फिर मैं अपने अकॉर्डिंग अगली वीडियो को लेकर आऊँगी, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले पेपर पर। यहाँ तक कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस की आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है,
तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पेपर, जो कि दिसंबर 2019 का सीडीपी का है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा के अर्जन और विकास के लिए सबसे संवेदनशील टाइम पीरियड कौन सा होता है? भाषा का अर्जन यानी कि एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज और डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज के लिए सबसे क्रिटिकल पीरियड कौन सा होता है? तो फर्स्ट का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कॉलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? देखो, लॉरेंस कॉलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था के बारे में बताया है, कौन सी? तो सेकंड का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कहते हैं। ठीक है, दिस इज स्टेज प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कॉलबर्ग। कौन सी स्टेज? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन या फिर सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका एग्जाम्पल है? तो जेंडर बायसनेस का एग्जाम्पल है, जेंडर पक्षपात का एग्जाम्पल है, सीधे सीधे, है ना। लड़कियों की तुलना में लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दे, या लड़कों की तुलना में लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान दे, या केवल, है ना, तो ये जेंडर पक्षपात में आ जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए कौन सी पद्धति इनमें से प्रभावशाली होगी? अब जेंडर रूढ़िवादिता मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे से। तो सबसे प्रभावी जो विधि होगी वो ऑप्शन नंबर 1 पढ़िए। जेंडर पक्षपात के बारे में आप क्या करो? डिस्कशन करो। जितना ज़्यादा डिस्कशन करोगे उतने ज़्यादा बच्चे अवेयर होंगे, क्योंकि इन चीज़ों पर हमारे यहाँ डिस्कशन होता नहीं है। तो जैसे जेंडर बायसनेस चली आ रही है, वैसे ही अगली दर पीढ़ी वो वैसी ही चलती आ रही है। इन चीज़ों पर डिस्कशन ही नहीं होता, ना हमारे परिवार में, ना विद्यालय में, राइट? ऐसे ही चला आ रहा है सब कुछ। तो डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है, तभी बच्चे इस चीज़ से अवेयर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है? यानी कि उनकी जो पढ़ाई होती है, लर्निंग होती है, उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं उनका प्रभाव पड़ता है, वो ये कह रहा है। ठीक, तो ऐसा जो स्टेटमेंट दिया है वो दिया है लेव वाइगोत्स्की ने, क्योंकि देखो समाज की बात आ गई ना, समाज की बात आ गई, वाइगोत्स्की इसका सही आंसर होंगे। वाइगोत्स्की ने समाज की बहुत भूमिका बताई है, इंपॉर्टेंट रोल बताया है लर्निंग में, ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की ये बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। ठीक है, वो एक पजल सॉल्व कर रही है और ये बोलती है। अब इस प्रकार की वार्ता वो खुद से कर रही है। वाइगोत्स्की इसको क्या बोलते हैं? तो वाइगोत्स्की इसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। अभी हमने पिछले पेपर में भी सेम यही क्वेश्चन देखा था, यहाँ एग्जाम्पल देकर पूछा है। तो क्लियर हो गया ये? चलो अगले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना किसका एग्जाम्पल है? तो 7th का 4th ऑप्शन सही होगा। देखो, पाड़ या ढांचा, इसके फोल्डिंग इसको बोलते हैं, मेनली याद रखना। बच्चों को सिर्फ एक तरह तरह का इशारा देना, क्लू देना, और जब उन्हें ज़रूरत पड़े तो हेल्प भी करना, इसके फोल्डिंग में आता है। ढांचा इसको हिंदी में बोलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, निम्नलिखित व्यवहारों में कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को बताता है? तो 8th का सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, संरक्षण और कक्षा का समावेशन, कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता बताता है। इस अवस्था में संरक्षण होता है, कंजर्वेशन और कक्षा का समावेशन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ठीक है, तो यहाँ पर 9th का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कीमा। स्कीमा किससे रिलेटेड है? जीन पियाजे से, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट? ठीक है,
तो आकलन का सबसे पहला जो उद्देश्य है असेसमेंट का, सबसे जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता, क्लैरिटी और भ्रांतियों को समझना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। जब भी आप आकलन कर रहे हो उसका प्राइमरी आपका मोटिव क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूजन्स अबाउट दैट कंसेप्ट, कि बच्चों को क्या कन्फ्यूज़न है और कितनी क्लैरिटी उसको हो गई है, ये जानना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो 11 का 4th ऑप्शन देखिएगा, सही होगा। बुद्धि बहुआयामी है, बिल्कुल सही बात है, तथा जटिल योग्यताओं का समूह है, बिल्कुल सही बात है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, यानी कि एक से अधिक। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, मॉरल होते हैं, ठीक है, ओरिजिनल होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो 12 का सही आंसर लगा लो, ऑप्शन नंबर 1, वो क्रिएटिव है। जब वो एक चीज़ के मल्टीपल सॉल्यूशन देख पा रही है, दैट मीन शी इज़ क्रिएटिव थिंकर। क्लियर हो गया बात? क्रिएटिव कौन होता है बता चुकी हूँ उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो कहीं ना कहीं चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे सोशल पृष्ठभूमि हो, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि से वो कहीं ना कहीं अगर वंचित रहे हैं और उनकी सहभागिता बच्चों की थोड़ी कम नज़र आ रही है टीचर को, तो उनको क्या करना चाहिए? तो 4th ऑप्शन पढ़िएगा, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए कि क्या वो सही तरीके से पढ़ा रहे हैं, और बच्चों की सहभागिता में सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? एक इंक्लूसिव क्लासरूम है, सभी तरह के बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? 3rd ऑप्शन देखिएगा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, पठन वैफल्य, ठीक है, जिसको हम डिस्लेक्सिया कहते हैं, उसमें प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? डिस्लेक्सिया ही पढ़ो आप इसको, ठीक है, क्योंकि सबने आपने ये सुना होगा। तो डिस्लेक्सिया के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? तो यहाँ पर 3rd ऑप्शन देखिएगा, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है। इनएबिलिटी इन रीड फ्लुएंटली, एक होता है कि आप पढ़ रहे हो एक फ्लो में, ठीक है, तो वो फ्लो नहीं बन पाता है, उसी को डिस्लेक्सिया कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? राइट टू एजुकेशन 2009 में जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसकी अवधारणा किस पर बेस्ड है? तो 3rd ऑप्शन पढ़िएगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है, राइट्स बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पर बेस्ड है। तो 16 का 3rd ऑप्शन हो गया सही। आते हैं 17 क्वेश्चन पर। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से कैसा होता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट जो फ्रेमवर्क होता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच होती है, उसमें लर्निंग कैसे होती है? तो 17 का 4th ऑप्शन देखिएगा, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, ठीक है, मीनिंग मेकिंग पर आधारित होती है संरचनावादी जो अधिगम होता है। अगला सवाल है 18, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अलग अलग घटनाओं के बारे में बच्चों ने अपना क्या बनाया है, ठीक है, नेव थ्योरीज बनाई हैं, ठीक है, अलग अलग फिनोमिना से, तो टीचर को क्या करना चाहिए? 4th ऑप्शन देखिएगा, प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, ठीक है, अनदेखा नहीं कर सकते, दंडित नहीं कर सकते, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या करना चाहिए, अलग अलग घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा, ठीक है, कुछ थ्योरीज बनाई गई हैं, तो अब टीचर क्या करेगा? उनको प्रमाण देगा, एग्जाम्पल देगा, ठीक है, और उस चीज़ को क्या करेगा? चैलेंज करेगा, ठीक है, कि ये अगर आपने चीज़ आप बता रहे हो तो कैसे बता रहे हो, इस पर आपको पूरा फोकस टीचर करेगा, ठीक है। अगला है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है?
चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का क्या मतलब है? तो 19 का सेकंड ऑप्शन देखिएगा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देते हैं। जब भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात होती है तो बच्चे के एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दी जाती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या है, अलग हैं, जुड़े हुए हैं, या क्या बात है? इमोशंस और कॉग्निशंस क्या हैं, एक दूसरे से सन्निहित हैं, इंटरवोवन हैं। ठीक है, 20 का आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सन्निहित, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरवोवन हैं। इमोशंस, संवेग और कॉग्निशन यानी कि संज्ञान एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोस्पेक्टिव के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो 21 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि कहता है कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। संरचनावाद में क्या होता है? सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान को क्या किया जाता है? कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, तो उसका क्या परिणाम होगा? तो 22 का फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, क्या कहता है? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रभावशाली तरीका है कि आप चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पर बताओ। ठीक है, उससे ये बेटर होगा। अगला क्वेश्चन है 23, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा? जो लर्निंग बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चों को उनमें आपको पार्टिसिपेट करवाना है, उसके लिए आप पुरस्कार और दंड का यूज़ कर रहे हो, तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 23 का फोर्थ ऑप्शन पढ़िए, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है? नहीं। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है? नहीं। ये बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के प्रोत्साहन नहीं। बच्चों, अगर दंड और पुरस्कार की चीज़ें आप रखते हो ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, दैट डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट, बच्चे का नेचुरल इंटरेस्ट नहीं रहेगा भाई। जब आप उसको कोई लालच दे के काम करवा रहे हो, दैट मीन्स उसका नेचुरल इंटरेस्ट नहीं है और उसकी क्यूरोसिटी भी कम होगी। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? मीनिंगफुल लर्निंग को इनमें से क्या प्रमोट करता है, ये पूछा है। 24 का सेकंड ऑप्शन देखिएगा, सेकंड और थर्ड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत और समग्र मूल्यांकन, ये आपके मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा देते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, साथ में पढ़ना और कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन करना, ये बढ़ाते हैं मीनिंगफुल लर्निंग को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? ठीक है, हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आप कैसे सिंपल बना सकते हो बच्चों के लिए? तो 25 का फोर्थ ऑप्शन देखिएगा, अन्वेषण और परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, यानी कि उनको एक्सप्लोर करवाना और डिस्कशन करवाना, तो उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ठीक है, बच्चों को समस्या समाधानकर्ता बनाएं, प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएं, तो आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? तो 26 का देखिएगा फोर्थ ऑप्शन, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करो और उसी पर आधारित विचार मंथन को डिस्कशन करो और उन्हें पूरी स्वतंत्रता दो कि वो अपने पॉइंट्स रख सकें। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहता है कि निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है? शारीरिक वृद्धि भी और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट तेज गति से होता है, यहाँ पर कौन सी अवस्था में? तो 27 का पहला ऑप्शन लगा लीजिए, शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में। 27 का आपका जो है हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, तीव्र गति से वृद्धि और विकास शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड। अगला क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नहीं है विकास का सिद्धांत।
तो 28 का फोर्थ ऑप्शन नहीं है। विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल करता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा, वैसे गलत होगा, यानी कि विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला सवाल है 29। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल वेरिएशंस लोगों में होते हैं, सबकी इंडिविजुअलिटी होती है। क्या कारण है उसका? तो 29 का फोर्थ ऑप्शन पढ़िए। आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया होती है, इसकी वजह से वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। क्लियर? और आज के सेशन का एंड करेंगे लास्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? हमने अभी लास्ट पेपर में पढ़ा था प्राइमरी जो हमारा होता है प्राथमिक समाजीकरण, वो होता है परिवार से। अब द्वितीयक पूछा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी, तो दूसरी कौन सी होती है? विद्यालय और मीडिया। पहला कौन होता है? परिवार और पास पड़ोस, और दूसरा होता है विद्यालय और मीडिया। ये सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी है। और फर्स्ट कौन होता है? परिवार, फैमिली। तो यहाँ पर हमने 2018 के 30 क्वेश्चन करे, 2019 जुलाई के 30 करे, और 2019 दिसंबर के 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 90 टोटल क्वेश्चंस की मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है। लगभग 1 घंटे में मैंने आपको 90 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं। मुझे नहीं लगता इससे फास्ट आपको कोई और चैनल या कोई और टीचर प्रैक्टिस फास्ट करा रहा होगा, बिकॉज जो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी होती है वीडियो की शुरुआत या एंड में मैं देती हूँ, बीच में कोई फालतू डिस्कशन मुझे करना सही नहीं लगता, जिसमें आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है, और उससे ज़्यादा ये उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चंस आपके काम आए और पेपर में आपकी हेल्प करें। अब नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, ठीक है, वो आपको कमेंट करना है अगर आपको चाहिए तो। अदरवाइज़ मैं अपने अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट वीडियो आपका मैराथन जो है बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का इसी तरह से एक साथ लेकर आऊँगी। आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आपकी कॉल है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक ज़रूर आगे तक पहुंचाएं। आपके जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें इस वीडियो को आप प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, जिससे जो ये इनिशिएटिव है ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, ठीक है। इतना ही बोलूँगी। आपको मैं एक सीटेट की प्लेलिस्ट दूंगी 1 या 2 दिन में, वहाँ पर जितनी वीडियोस हैं वो आप देख लेना पॉइंट टू पॉइंट, जैसे मैंने आपको आज पढ़ाया है ऐसे ही पढ़ाती हूँ, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है। वो वीडियोस देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाना। कुछ पीडीएफ्स मैंने टेलीग्राम पर डाल ली हैं, डायरेक्टली वहीं से उनको आप पढ़ लेना, ठीक है। बाकी बातें अगर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी तो आपके लिए ज़रूर मैं वहाँ पे कम्युनिटी पर शेयर कर दूँगी, या आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।